बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज वाले लेक्चर में हम रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं उन पर बात करते हैं कि रिव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं एक्सरसाइज में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में आते हैं, तो इसलिए इनको आपने स्टडी करना लाजमी होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखनी है। आप पढ़ चुके हैं, समरी के अंदर जो डेफिनेशन मैंने मार्क करवाई थी आपको, वही डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद है, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं जिन पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अच्छा जी, डेफिनेशन तो आपने सिंपल वही करनी है जो बुक से मैंने समरी से करवाई है, वही कर लें। ये डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। इसके बाद है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, सॉरी नेसेसरी कंडीशंस। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन ये है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा वो हमेशा फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट जो है वाइब्रेट करेगा। इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। ये बात भी हमने पढ़ी है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कंडीशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड द मेन पोजीशन फ्रॉम द मेन पोजीशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे आप इस कंडीशन के नीचे आप ये वाला फार्मूला भी एंटर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये सारी बातें जो हैं हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं। इसके बाद है जी, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। उसकी वेलोसिटी जो है जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, और जब मीन से गुजरता है, मीन पर आते आते उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी होती है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो जब मीन पोजीशन पर खड़ा होता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो होता है, और जब एक्सट्रीम पर जाता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है। तो ये वाली जो चार कंडीशंस हैं, ये अगर कोई बॉडी फुलफ़िल कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ सेवरल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी एग्जांपल्स जो हैं वो लिखें जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हों अपनी डेली लाइफ के अंदर। अच्छा जी, तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर, जिस तरह के सिंपल पेंडुलम है आपके पास। सिंपल पेंडुलम की मोशन अगर आप स्टडी करें तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अगर आप स्विंग को देखें, स्विंग यानी जो झूला होता है, पींग जिसको आप बोलते हैं, तो उस पर जब झूले लेते हैं तो वो ऐसे आगे जाता है फिर पीछे आता है, अपनी मीन पोजीशन जो है, ये दरमियान वाली जो पोजीशन है उसके अलोंग वाइब्रेट करता है, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी अपनी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है। तो स्विंग जो है ये भी एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसके बाद एक और एग्जांपल है सी सा वाली। सी सा यानी जो दूसरा हॉरिजॉन्टल किस्म का झूला होता है, इस तरह एक ब्लॉक के ऊपर ऐसे कोई झूला बना होता है, और यहाँ पर एक बच्चा बैठा होता है और एक इधर बैठा होता है।
तो इस तरह ये इधर से ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे आता है, और फिर यहाँ से नीचे आता है तो इधर से ऊपर चला जाता है। तो ये अपनी इस मेन पोजीशन के अलॉन्ग जो है वाइब्रेट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और तो इसको भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसके बाद जो ह्यूमन एयर ड्रम है, हमारे जो कान का एयर ड्रम है, वो भी एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, क्योंकि वो भी टू एंड फ्रो मोशन करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता रहता है। तो ये जो 3-4 एग्जांपल्स हैं ये आप लिख सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसके बाद आपने एक और एग्जांपल भी पढ़ी है, बॉल एंड बाउल। बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है उसको भी आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। इस तरह और भी काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस। अच्छा, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन, ऐसी ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी के अंदर हों उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। और उसके बाद हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, डैम्पिंग जो है वो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड को किस तरह रिड्यूस करता है। तो इसमें आप वो एग्जांपल्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी शॉक ऑब्जर्वर वाली, शॉक ऑब्जर्वर की एग्जांपल जो है वो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल के साथ आपने लिखनी है कि शॉक ऑब्जर्वर्स जो है वो जिस तरह एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता है, इसी तरह डैम्पिंग जो है वो ऑसिलेशंस के बाकी ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड को भी रिड्यूस करती है। तो इसमें डैम्पिंग की डेफिनेशन और शॉक ऑब्जर्वर जो है वो इसके अंदर आप लिख सकते हैं, शॉक ऑब्जर्वर। इसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ कैन यू डिफ़ाइन द टर्म वेव, वेव को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वेव की डेफिनेशन। एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गिव एग्जांपल्स। इसके बाद मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने उनकी एग्जांपल्स लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। आपने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशंस लिखनी है और साथ एग्जांपल्स देनी है, तो ये भी आप चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके बाद है ड्रॉ और ट्रांसवर्स वेव with an amplitude of 2 cm and a wavelength of 4 cm, label a crest and trough on the wave। तो ये आपने एक वेव ड्रा करनी है, इस किस्म की वेव आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस किस्म की आपने एक वेव बनानी है इस तरह कि ये जो एम्पलीट्यूड है इसका 2 सेंटीमीटर हो, मींस इसका मीन पोजीशन से, ये दरमियान में इसकी मीन पोजीशन है, इससे एक क्रेस्ट का फासला जो है वो 2 सेंटीमीटर हो, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। और वेवलेंथ जो है वो इसकी 4 सेंटीमीटर हो, यहाँ से एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट जो है कंसेक्टिव क्रेस्ट, लगातार जो आने वाली दो क्रेस्ट्स हैं उनके दरमियान फासला जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान, एक ये ट्रफ है और दूसरी ट्रफ ये वाली बनेगी, तो इन दो ट्रफ्स के दरमियान जो फासला है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस किस्म की आपने ये एक वेव बना देनी है इस तरह। तो ये सिंपल सा पेपर में आता होता नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड ये होता है, ये मेन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम का फासला, या फिर यहाँ से इधर तक का फासला, ये भी इसका एम्पलीट्यूड है, यानी एक साइड पे। तो वेव जो है वो इसी तरह ट्रैवल करती है कि उसकी क्रेस्ट होती है, फिर ट्रफ होती है, फिर क्रेस्ट होती है, फिर ट्रफ होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, derive a relationship between velocity, frequency and wavelength of a wave. Write a formula relating velocity of a wave to its time period and wavelength.
अच्छा जी, आप लोगों ने एक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसके आंसर में आपने वो लिख देना है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ वाला रिलेशन है ये वाला, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ। फिर उसी फार्मूला को उसने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेव लेंथ, के वेव की वेलोसिटी को आप टाइम पीरियड और वेव लेंथ से जो है वो रिलेट करें। तो यहाँ पे एफ़ की बजाय आप इसको रिप्लेस कर देते हैं। मैं पहले इसको इरेज करता हूँ। अच्छा जी, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, उसको 1/t लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे मैं 1/t लिख सकता हूँ, 1 टाइम पीरियड, और साथ हमारे पास लैम्डा है। तो v इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय टी। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है इसके वेलोसिटी, वेव लेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान जो है। तो ये इस तरह आपने इसको रिलेट कर देना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद है वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। कि वेव्स जो होती हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र का ज़रिया हैं मैटर ट्रांसफ़र के बग़ैर। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो है जो आपको करवाया था, आप किसी पॉन्ड के अंदर पत्थर फेंकते हैं पानी के किसी तालाब के अंदर, और साथ आपने उसके नज़दीक एक कॉर्क रखा होता है। तो आप की वेव्स जो हैं वो जैसे जैसे ट्रैवल करती हैं कॉर्क के, तो कॉर्क जो है वो अप एंड डाउन मूव होता है। तो इसलिए उनके अंदर एनर्जी होती है और उस एनर्जी से वो कॉर्क को ऊपर नीचे मूव करवाती हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू द रिपल टैंक। रिपल टैंक आपने बनाना है। रिपल टैंक की वर्किंग लिखने के बाद आपने उससे रिफ्लेक्शन को डिस्कस करना है, रिफ्रैक्शन को करना है और डायफ्रैक्शन को करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा। अगर शॉर्ट के अंदर आएगा तो वो जस्ट आपको कहेगा कि डिफाइन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। इसके बाद क्वेश्चन है डज इंक्रीजिंग the frequency of a wave also increase its wavelength? If not, how are these qualities related? वो कह रहा है कि क्या वेव की फ्रीक्वेंसी जो है उसको इंक्रीज़ करने से उसकी वेव लेंथ भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर नहीं करेगी तो फिर ये क्वांटिटीज़ बताएं जी किस तरह रिलेट करती हैं, इनका आपस में रिलेशन कैसा है। तो हम रिलेशन देखते हैं जी वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है रिलेशन जो है वो है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। और यहाँ से अगर लैम्डा और एफ़ के दरमियान हम रिलेशन चेक करना चाह रहे हैं तो इस लैम्डा को दूसरी साइड पे ले आएँ। एक साइड पे एफ़ बच जाएगा और लैम्डा जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर v से डिवाइड हो जाएगा, v ओवर लैम्डा आ जाएगा। यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालना चाहें एफ़ और लैम्डा के दरमियान, v को कांस्टेंट हमें रखना पड़ेगा। तो जब v को कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट को हटाकर हम प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे f प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा। तो आप जानते हैं कि 1 ओवर लैम्डा जो होता है, 1 ओवर जो चीज़ 1 से डिवाइड हो रही हो वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, जो चीज़ डिवाइड हो रही हो। तो इसका मतलब है एफ़ का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो प्रोपोर्शनल है वो इन्वर्स है, इन्वर्स रिलेशन है इनका आपस में। मींस इन्वर्स रिलेशन वो होता है कि एक चीज़ को अगर हम इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं, तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और दूसरी चीज़ को अगर डिक्रीज़ करें, कम करें, तो पहली चीज़ जो है वो बढ़ जाएगी। मींस एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है और एक को डिक्रीज़ करने से दूसरी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। तो उसने कहा है कि अगर इंक्रीज़ करें फ्रीक्वेंसी को तो क्या उसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी? नहीं जी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ करेंगे तो वेवलेंथ उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये क्योंकि आपस में इन्वर्स रिलेशन है इनका, तो ये आपने बता देना है नो।
On increasing the frequency of wave, its wavelength does not increases but it decreases because they have the inverse relation. उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला सारा, ये वाले तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आपने नीचे लिख देने हैं। प्रूफ, ये इसका प्रूफ है कि ये फार्मूला शो कर रहा है कि ये आपस में इन्वर्स रिलेशन है, तो एक को बढ़ाने से दूसरी कम हो जाएगी। तो ये वाला आंसर जो है वो इसके जवाब में आपने लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं इनकी समझ आ गई होगी। इनके रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये पूरे आपके चैप्टर का निचोड़ है। ओके, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।